हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किरण प्रकाश की वाले चैप्टर से लिए गए हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न जो हो रहा है 9.1। पहला प्रश्न जो है ये 9.1 अभ्यास 9 का है। तो देखिए यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। मतलब हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है मोमबत्ती की लंबाई। मतलब मोमबत्ती की लंबाई, मोमबत्ती जो हमारे पास में वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई को हम ओ से लिख रहे हैं। वो दिया हुआ है हमको 2.5। कितना दिया हुआ है ये 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद में देखिए ये बोल रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या, ये देखिएगा आप, यहाँ पर बोला इसने इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर होता है, दिया हुआ है यहाँ पे 36 सेंटीमीटर, मतलब 36 सेंटीमीटर इसने दिया हुआ है। तो हम क्या निकाल लेंगे, इसकी फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, इसकी फोकस दूरी होती है। तो इसको आधा कर देंगे तो r/2 बराबर होता है f। तो f बराबर कितना मिल जाएगा, ये 36 का आधा करना है हमको। तो ये हो जाएगा 36/2, मतलब 36 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर ये हो जाएगी इसकी फोकस दूरी। अब आगे बढ़ते हैं हम। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी वस्तु, तो 27 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है वस्तु की दूरी, मतलब u बराबर ये दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है वस्तु की दूरी। तब ये बोल रहा है हमें कि दर्पण से पर्दे की कितनी दूरी होगी या कितनी दूरी पर रखा जाए। मतलब हमको ज्ञात करना है यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी, पर्दे की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद बोल रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करना है। तो आई जो है प्रतिबिंब की लंबाई, इसको भी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमने जो जो प्रश्न में दिया है उसको यहाँ पर नोट कर लिया। अब हम चलते हैं इसको हल करने। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ पर हमें। तो ये हो जाएगा 1/f = 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे 1/u का। तो क्या हो जाएगा, हमको वैल्यू निकालना है v की। तो v वाले पद को एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/v = 1/f। और इसका जो है हम पक्षांतर करेंगे ये वाले u वाले पद का। तो ये हो जाएगा -1/u। कितना हो जाएगा, ये -1/u। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमको प्राप्त होगा 1/v बराबर 1/f की वैल्यू कितना दिया है, तो f की वैल्यू हमने ये निकाले हैं 18 सेंटीमीटर। चूँकि ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -18, ठीक है, ऋण 18। फिर यहाँ पर देखिए ऋण है 1/u की वैल्यू दिया है हमको, ये दिया हुआ है u की वैल्यू 27 सेंटीमीटर। चूँकि अवतल दर्पण में जो दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी भी जो होगी वो माइनस होगी, मतलब ये हो जाएगा -27। ठीक है। अब इनको हमें हल कर लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको। तो आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/18 ऋण का धन, और यहाँ पर रहेगा एक ऋण, और ये हो जाएगा 1/27। इसको और आगे हल करेंगे हम तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। तो एलसीएम लेते हैं तो 18 और 27 का जो एलसीएम होगा ये 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। 54 में 18 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा तो 3 का गुणा 1 से कर देंगे इससे। तो ये हो जाएगा -3। और यहाँ पर देखिए 27 का 54 में 2 बार भाग जाएगा और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो जाएगा +2। तो हमको क्या वैल्यू प्राप्त हो गई, इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई हमको 3 में से 2 गया तो ऋण 1
बटे, ठीक है, 54, 1/54, ये हो गया 1/v के बराबर। अब इसी को आगे यदि हम करते हैं तो उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा v बराबर कितना हो जाएगा ये -54। तो ये इतने सेंटीमीटर जो है हमको इसकी प्रतिबिंब की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो ये पहला आंसर आ गया हमारा। अब इसके बाद में ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस दूरी इतनी है इससे परे रखिए, है ना, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये हो जाएगी उसकी प्रकृति। इतनी दूरी पर बनेगा और प्रतिबिंब की साइज कितना होगा, प्रतिबिंब का साइज, तो उसको हम निकाल लेंगे किस फार्मूले से, उसको निकालेंगे हम m बराबर I/O इक्वल टू -v/u। इस फार्मूले से हम उसको निकाल लेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें मान रखते हैं हम, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, I बराबर, सबसे पहले ट्रांसफ़र कर लो तो हो जाएगा -v/O/u। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में v की वैल्यू कितनी है, -54, तो ये हो जाएगा -54 और साथ में एक माइनस और हो जाएगा, तो माइनस माइनस का आगे प्लस हो जाएगा, इनटू ओ की वैल्यू कितनी है, तो ओ की वैल्यू ये दिया हुआ है 2.5, कितनी दिया हुआ है इसने 2.5 अपॉन यू की वैल्यू जो है, यू की वैल्यू भी दिया हुआ है हमको 27, तो यहाँ रख देंगे हम 27। अब ये देखिए ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस इससे गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर देखिएगा आप कि 27 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार डिवाइड होगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 2.5, मतलब 2.5 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, और ये इसका आवर्धन हो जाएगा। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई है, ये साइज जो है वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर। तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। इसको इस प्रकार से हल करना है, दर्पण सूत्र यूज़ करके और आवर्धन का फार्मूला यूज़ करके, इस प्रकार से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर साइज, यहाँ पर भी साइज दिया हुआ है किसका, सुई का, सुई मतलब वस्तु, तो वस्तु का आकार दिया हुआ है ओ बराबर कितना दिया है, ये 4.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर देखिएगा आप कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फिर से क्या दिया हुआ है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम उत्तल दर्पण द्वारा, कितना, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, और इतनी दूरी पर रखी हुई है वस्तु, तो ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी हुई है, तो u बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो सिंपल है, वही फार्मूला लगेगा, हमको क्या क्या निकालना है, v बराबर ज्ञात करना है और साथ ही साथ m बराबर ज्ञात करना है। तो m का फार्मूला वही होता है ना, v/u, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मान रखिएगा आप, इसको खुद से हल कीजिएगा, बिल्कुल पिछले प्रश्न के जैसा ही है, वही फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, सब कुछ वही है, इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी रहेगी, धनात्मक, कैसी रहेगी, वो धनात्मक रहेगी, बस इसको याद रखना है। तो इसको आपको प्लस लेना है, ये वाली दूरी को, तो ये आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपके सामने शो हो रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक टैंक 12.5 ऊंचाई तक जल से भरा हुआ है, मतलब हमको दिया हुआ है इसने ऊंचाई h1 बराबर कितना दिया हुआ है, 12.5, ठीक है, ये ऊंचाई दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी हुई सुई की आभासी गहराई इतनी है। तो हमको इसने आभासी गहराई दिया हुआ है, आभासी गहराई को हम एच डैश से लिखते हैं,
तो एच डैश बराबर कितना दिया हुआ है इसने, ये दिया हुआ है 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जल का अपवर्तनांक क्या है, हमें क्या निकालना है, जल का अपवर्तनांक। मतलब हमको जल के लिए अपवर्तनांक निकालना है। तो अपवर्तनांक को हम एन से दर्शा रहे हैं यहाँ पर। तो एन बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे हम, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो इसको यूज़ करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा हमको, एन बराबर H1 की वैल्यू कितनी है, ये है 12.5, कितनी है 12.5 अपॉन एच डैश की वैल्यू कितनी है, तो ये है 9.4। क्या है इसकी वैल्यू, 9.4। अब आगे इसको हल करते हैं हम। तो एन की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमको, एन की वैल्यू जो है, इसको हल कर लेंगे तो दशमलव हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 9 दशमलव को हटा देंगे तो 9 4 मतलब 94 गुणा। अब देखिए यहाँ पर दशमलव जो है, इसको हल करते हैं हम। इसके लिए ना दशमलव हटाएंगे तो नीचे दशमलव का एक, बाकी अंक के शून्य लिख देंगे। ऐसे इसके लिए भी करेंगे, ऊपर की तरफ दशमलव का एक, बाकी अंक के शून्य। तो ये हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 125/94। अब यदि हम 125 में 94 का भाग दे दें तो हमको कितनी वैल्यू प्राप्त होने वाली है। तो 94 का 125 में भाग देंगे तो एक बार तो चला ही जाएगा, तो एक है ना, फिर दशमलव भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाएंगे हम, तो 1 फिर इसमें बचेगा कितना, 31 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 310। 310 में 94 का भाग देंगे तो ये 3 बार लगभग जाएगा। तो 1.33 लगभग इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी अपवर्तनांक की। तो ये है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33। इस प्रश्न का पहला उत्तर ये वाला। अब आगे कह रहा है बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर कुछ और भर दिया गया है। ये देखिए, ये वाले अपवर्तनांक वाला कोई अन्य द्रव भर दिया गया है। तो अब ये दूसरा, इसी का दूसरा भाग स्टार्ट होता है, इसको मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। तो अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है H, एक मिनट यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, H2 बराबर कितना दिया हुआ है, H2 बराबर, ये कह रहा है कि जल के स्थान पर कोई अन्य भरने पर इस प्रतिस्थापित करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे ले जाना पड़ेगा। मतलब उसी ऊंचाई की बात कर रहा है, तो ऊंचाई सेम रहेगी, कितनी रहेगी, ये 12.5। तो ये वाली ऊंचाई जो है ये सेम रहेगी 12.5, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। अब अपवर्तनांक दिया हुआ है यहाँ पर हमको, तो ये दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक है एन डैश बराबर कितना दिया है, ये 1.63, कितना दिया हुआ है 1.63। तब हमको निकालना पड़ेगा ये दूसरे वाले माध्यम के लिए सुई की आभासी गहराई। मतलब हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर H2 डैश, क्या निकालना पड़ेगा, H2 डैश बराबर ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। इस वाले द्रव में आभासी गहराई हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला लगाना पड़ेगा हमको, एन डैश बराबर अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। हमको मान इसका निकालना है, तो इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा H2 डैश बराबर, ये हो जाएगा H1 अपॉन एन डैश। क्या हो जाएगा ये H1/n डैश। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रश्न को हल करने के लिए इसमें मान रख देंगे। मान रख के हल करने पर क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा H2 डैश बराबर H1, यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा,
ये वाला। H2 की वैल्यू क्या है, ये देखिए उतनी ही है 12.5 अपॉन, अब एन डैश की वैल्यू कितनी है, तो एन डैश की वैल्यू ये दी हुई है, ये दी हुई है 1.63। अब इसको हल करते हैं हम, तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तो इसको हल करने पर यदि हम 12.5 में 1.63 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसकी वैल्यू प्राप्त होने वाली है लगभग 7.7 सेंटीमीटर। कितनी प्राप्त हो जाएगी, 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी दूसरे वाले द्रव के लिए आभासी गहराई। प्रश्न ये पूछ रहा है कि सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना होगा। तो मतलब ये पहले वाली आभासी गहराई और बाद वाली आभासी गहराई के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम निकाल देंगे, इन दोनों का अंतर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा H1 डैश माइनस H2 डैश, है ना, दोनों की आभासी गहराइयों का अंतर बराबर कितना हो जाएगा। H1 डैश की वैल्यू कितनी है 9.4 ऋण H2 डैश की वैल्यू कितनी आ गई 7.7, कितनी आ गई ये वैल्यू 7.7। तो 9.4 में से 7.7 को घटाएंगे तो 14 में 7 गए 7 बच जाएगा नहीं 14 में 7 गए तो 7 बचेगा। ठीक है, तो ये 7 बच गया और यहाँ 8 में 7 गए तो ये बचेगा 1, मतलब 1.7। तो हमारा जो उत्तर है ना, वो कितना हो जाएगा 1.7। ठीक है, डेल एच आभासी गहराई का जो अंतर है हो जाएगा 1.7 सेंटीमीटर। इसका मात्रक जो है सेंटीमीटर होगा। तो ये इस प्रश्न का भी हमने आंसर प्राप्त कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है हमको, ये देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक 1.55 के कांच के दो फलकों की समान वक्रता समान बोल दिया है मतलब। तो यहाँ पर दो फलक हैं, एक है R1 और एक है R2। ठीक है, R1 और R2 इनकी वक्रता कैसी है, समान है, मतलब ये हो जाएंगे R के बराबर। किसके बराबर हो जाएंगे, R के बराबर। प्रश्न ने बोल दिया है ये समान वक्रता, मतलब ये दोनों हैं इसके बराबर हो जाएंगे R के। ये उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं। अपवर्तनांक दिया है तो n बराबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, n बराबर लिख देता हूँ 1.55। ये दिया हुआ है आपको। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं, मतलब आपको f बराबर दिया है, f बराबर 20 सेंटीमीटर निर्मित करना है तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये इसी को ज्ञात करना है हमको, r का मान। तो चलिए इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, आपने पढ़ा होगा पतले लेंस के लिए जो अपवर्तन सूत्र है या लेंस निर्माता सूत्र, उसी का यहाँ प्रयोग होगा। तो क्या होता है लेंस निर्माता सूत्र, 1/f बराबर ये होता है यहाँ पर अपवर्तनांक n-1 है ना, अपवर्तनांक n-1 और दूसरे ब्रैकेट में आता है 1/r1 माइनस 1/r2। ये वाला फार्मूला हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिएगा मान रख देते हैं हम, 1/f की वैल्यू कितनी है, f 20 सेंटीमीटर दिया है। अब चूँकि यहाँ पर ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम -20। उत्तल लेंस की फोकस दूरी नहीं धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो ये हो जाएगा +20, ठीक है, प्लस रहेगा बराबर। अब n की वैल्यू दिया हुआ है हमको 1.55 ऋण एक जैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 1/r1 मतलब एक लेंस की वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस ऐसा रहेगा तो इसकी सतह ये हो गई है ना,
इसकी सतह ये हो गई तो ये आने वाली किरण को क्या करता है, इधर ले जाता है। तो R1 कैसा हो जाएगा, धनात्मक। R1 धनात्मक मतलब R1 की वैल्यू जो है हम वो +R रखेंगे ये यहाँ से, ठीक है, क्योंकि समान है। फिर माइनस, अब दूसरा वाला जो इसका वक्रता होगा वो ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आने वाले इसको ये इधर करता है ना, इधर अपसरित करता है। ये वाली वक्रता, ये वाला जो इसका कर्व है या वक्र है, क्या करेगा, इधर इसको ये करेगा, इकट्ठा करेगा। तो इसके लिए जो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी वो ऋणात्मक होगी। इधर वाली धनात्मक, इधर वाली ऋणात्मक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/-R। क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, 1/-R। अब इसी को आगे हल करना है। तो ये देखिए 1/20 बराबर, इसको घटाएंगे 1.55 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.55। कितना बचेगा, ये 0.55। और ब्रैकेट के अंदर देखिए ये हो गया 1/R, और ये ऋण का गुणा ऋण से होगा तो ये हो जाएगा धन, +1/R। अब इसको और आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/20 = 0.55। और ये ब्रैकेट के अंदर का एलसीएम लेंगे तो दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, मतलब 1 धन 1 हो जाएगा। और आगे हल करेंगे तो 1/20 बराबर 0.55, और ये हो जाएगा आपका 2/R। और इसको आगे बढ़ाते हैं हम, जो हो जाएगा 1/20 बराबर, अब इसका गुणा जो है 2 में करना है हमको, 2 में, तो ये हो जाएगा 1.10। कितना हो जाएगा, 1.1 बट्टे हो जाएगा R। R को इधर तिर्यक गुणा करके ले जाएंगे तो R बराबर हो जाएगा, 20 को भी इधर ले जा लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 11 का गुणा 20 में करेंगे, 11 दूनी 22, ठीक है, और 1 0 यहाँ का लग जाएगा, ये हो जाएगा 220। और एक अंक के पहले दशमलव, मतलब यहाँ दशमलव आएगा। तो फाइनली जो है इसका आंसर क्या प्राप्त हो गया हमको, R बराबर 22.0, मतलब 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस फार्मूले पे आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न जो है 9वां प्रश्न शो हो रहा है आपके सामने। देखिए यहाँ पर बोल रहा है हमारे पास में कोई एक बिंब है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब नहीं, ये वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई दिया है इसने 3 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे हम O बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर ये बोल रहा है फोकस दूरी, ठीक है, तो F बराबर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी है कि अवतल लेंस के सामने, मतलब अवतल लेंस के सामने मतलब U बराबर दूरी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए, मतलब यही है। इसमें भी हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है V बराबर कितना होगा, प्रतिबिंब की दूरी, फिर प्रतिबिंब का साइज कितना होगा, I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, ये सब निकालना है इसमें। तो दोनों को निकाल लेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट सवाल में किया था हमने, फर्स्ट प्रश्न में, वैसे ही करना है इसको। पर इसमें लगेगा लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है, ये होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। इसमें हमको V निकालना है तो इसको थोड़ा पक्षांतर करके देख लेते हैं। तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/F प्लस 1/U, 1/U हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/F, अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसको हम लिखेंगे ऋण 21। कितना लिखेंगे इसको हम, ऋण 21।
फिर यहाँ पे +1/। अब देखिए अवतल लेंस के सामने वस्तु रखी है, मतलब ये वाली जो दूरी है ये भी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ऋण 14। इसको आगे हल करें हम तो क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों ऋणात्मक हैं तो 14 और 21 का एलसीएम जो लेंगे हम कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा ये 42। अब यहाँ पर भी ऋण है तो 21 दूना 42 2 बार हो जाएगा, 2 एकम 2 तो ऋण 2। और यहाँ पर 14 तिया 42 3 बार गया तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 मतलब ऋण 3। तो कितना हो गया है, ऋण 2 और ऋण 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 5/42। ऋण 5/42 हो गया। इधर है 1/v। अब इसी को आगे हल करें यदि हम तो क्या प्राप्त होने वाला है हमको, तो उल्टा कर दीजिए तो v बराबर हो जाएगा -42/5। ठीक है, 42/5। अब इसको और भाग देते हैं हम तो ये हो जाता है -42 में 5 का भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40 और बच गया 2, लगाए दशमलव हो गया 20, 5 चौके 20 तो -8.4 सेंटीमीटर। इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। ये हमको प्रतिबिंब की दूरी प्राप्त हो जाएगी। मतलब जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वस्तु भी ऋणात्मक थी। ये देखिए ऋणात्मक लिए हमने तो प्रतिबिंब ऋणात्मक आया। जिधर वस्तु है उधर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और अवतल लेंस है तो वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा। अब आई निकालना है तो आई निकालने के लिए वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम। क्या यूज़ करेंगे, इसका फार्मूला होता है आवर्धन वाला I/O है ना, बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। आई की वैल्यू निकालना है तो आई बराबर हो जाएगा V/U इंटू O। सबकी वैल्यू रखिए, V की वैल्यू कितनी है -8.4 U की वैल्यू कितनी है, U की वैल्यू ये दिया हुआ है -14 इंटू O की वैल्यू कितनी है, तो O जो है ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, दिया जाएगा 3। इन सबको हल करेंगे तो ऋण से ऋण तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू आएगी तो 14 सत्ते कितना होता है 84, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84। ठीक है, 14 छक्के 84 तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 3। ठीक है, 0.7 इंटू 3 और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1, 7 या 21 तो ये जाएगा 2.1। ये इसकी प्रतिबिंब की लंबाई मिल जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। देखो वस्तु से कैसी हो गई, ये छोटी हो गई। तो अवतल लेंस क्या करता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा। तो ये देखिए छोटा आ रहा है मतलब 2.1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ये है 10वां प्रश्न। इसमें बोल रहा है किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एफ दिया है 30 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के संपर्क में एक 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का एक लेंस रखा है अवतल लेंस, है ना। ये है उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। ठीक है, तो वही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा इसमें हमें, तो लगा देंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, तो पहले वाला धनात्मक रहेगा ये वाला। ठीक है, और दूसरा है अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, तो ये वाली दूरी कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी ऋणात्मक और ये हो जाएगी धनात्मक। तब हमारे पास में क्या है फार्मूला इसका फार्मूला है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का 1/f इक्वल टू ये होता है 1/f1 प्लस 1/f1 प्लस 1/f2। बस इसमें मान रख देना हमको, तो 1/f1 का मान कितना है 30, तो हो जाएगा 30 प्लस 1/f2 का मान कितना है -20। इसको आगे हल करेंगे हम
तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर, ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये 20 का 30 के साथ एलसीएम जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम 30 का भाग 60 में देते हैं तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 ऋण 20 तिया 60 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास है -1/60। ठीक है, 1/f बराबर इतना। तो f बराबर कितना, तो f बराबर जो है ये हो जाएगा हमारे पास में f बराबर -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो है इतनी हमको प्राप्त हो जाएगी, -60 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए, ये जो फोकस दूरी आ रही है ये ऋणात्मक आ रही है ना, ये ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक फोकस दूरी जो होती है वो होती है अवतल लेंस की। कौन से लेंस की, अवतल लेंस की। इसलिए ये 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या अपसारी लेंस होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। ये आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है हमारे पास में ये दिया हुआ है, किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी, मतलब हमको दिया हुआ है अभिदृश्यक FO की फोकस दूरी दिया है 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर। फिर ये बोल रहा है नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर, मतलब FE बराबर कितना दिया है, ये 6 सेंटीमीटर। तब बोल रहा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है, और अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की पृथक्कन दूरी, मतलब दूरदर्शी की लंबाई पूछ रहे हैं। ठीक है, आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है F0/FE, और यहाँ माइनस का चिन्ह रहता है, इसको आगे मान रखिए। तो F0 की वैल्यू कितनी है, 144, तो ये हो जाएगा 144 विद माइनस साइन अपॉन, ठीक है, FE की वैल्यू कितनी है 6, तो हो जाएगा 6। इसको डिवाइड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, m बराबर 144 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूना 12 बच गया, 2 हो गया 24, 6 चौके 24, 24 सेंटीमीटर आ गया। नहीं, आवर्धन क्षमता का मात्रक नहीं होगा, तो 24, और ये माइनस आ रही है, प्लस आना चाहिए इसको, क्योंकि दूरदर्शी जो है वो क्या करेगी, इसको बड़ा कर देगी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की पृथक्कन दूरी क्या है। मतलब हमको ये पूछ रहा है दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है, दूरदर्शी की लंबाई बराबर कितना होता है, F0 प्लस FE, दोनों फोकस दूरियों का योग, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 6, 144 में 6 को जोड़ेंगे तो 150 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी दूरदर्शी नलिका की लंबाई 150 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं ना, फार्मूले आपको पता होने चाहिए और इनको हल करते बनना चाहिए। देखिए, तो आज के क्लास को यहीं पे रोकते हैं हम। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।